गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो चैप्टर नंबर 12 है उसका यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कक्षा 6 का जो 12 लेसन है जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लोब लिखा हुआ है। ग्लोब जिसे हम पृथ्वी का प्रतिरूप भी मानते हैं, जिसे हम नमूना भी कह सकते हैं। तो ग्लोब तो सभी ने देखा भी होगा, सभी बच्चों ने ग्लोब को देखा होगा। तो ग्लोब देखते हैं आप, पृथ्वी की तरीके से बिल्कुल दिखाई देता है। तो हम सभी इस तथ्य से भली भांति अवगत हो चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का स्वरूप गोलाकार न होकर भूआभ जियोइड है, क्योंकि यह मध्य में उभरी है तथा उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। इसके वास्तविक रूप को हम नहीं देख पाते। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वास्तविक रूप को देखा जा सकता है। कहाँ से पृथ्वी का वास्तविक रूप दिखाई देगा? अंतरिक्ष से। अब अंतरिक्ष में सब तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होता है, हम ग्लोब का प्रयोग इसीलिए करते हैं। हम सभी ने अपने विद्यालय में ग्लोब को देखा होगा। आप पढ़ चुके हैं कि यह पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। यह छोटा बड़ा सभी आकार में बनाया जाता है। ग्लोब दो बिंदुओं के सहारे थोड़ा झुका रहता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसे पृथ्वी का जो अक्ष कहलाती है। इस अक्ष का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है। ग्लोब की भांति पृथ्वी भी अपने अक्ष के सहारे घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है, जो यह 24 घंटे में क्या होती है? एक बार में पूरी तरह घूम जाती है, अर्थात एक चक्कर अपना क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है। ग्लोब पर अनेक रेखाएं दिखाई देती हैं। उनसे कुछ रेखाएं ध्रुवों की ओर मिलती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती हैं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो अर्धवृत्ताकार होती हैं वो क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। इस प्रकार कुछ रेखाएं देशांतर रेखाओं को काटती हुई बनी होती हैं। इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं और इन रेखाओं के द्वारा हम संसार के विभिन्न स्थानों की अवस्थिति जान लेते हैं। ग्लोब या मानचित्र में इन रेखाओं का अत्यधिक महत्व है। इसके द्वारा विश्व के किसी स्थान को मानचित्र में शीघ्रता से ढूंढा जा सकता है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं और आपको आज पता चली अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के मध्य स्थित काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी क्या क्या होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या होता है? मध्य में एक रेखा बनाई गई है जिसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यह रेखा ग्लोब को क्या करती है? दो बराबर भागों में बांट देती है। ग्लोब को क्या करती है? दो बराबर भागों में बांट देती है। यह शून्य अंश अक्षांश रेखा होती है। इस रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त के समानांतर स्थित रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पारिभाषिक रूप से विषुवत रेखा के मध्य से उत्तर या दक्षिण किसी स्थान की कोणिक दूरी को अक्षांश कहते हैं और समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं को अंश में व्यक्त किया जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश रेखा है। विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक 90 अक्षांश रेखाएं बनती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव तक भी 90 अक्षांश रेखाएं बनती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं
और जो दक्षिण होता है, दक्षिण की तरफ जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी जो स्थित अक्षांश रेखाएं होती हैं उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 90 अंश उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश की रेखा ग्लोब पर एक बिंदु से प्रदर्शित होती है, जबकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। इस प्रकार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्रमशः कम होती है। देखते हैं कि आपका सामने एक ग्लोब बना है, ठीक है। ऊपर लिखा है उत्तरी ध्रुव और नीचे लिखा है दक्षिणी ध्रुव। एक देखना बिल्कुल बीच में एक रेखा इसको डिवाइड कर रही है जिस पर लिखा है विषुवत लिखा हुआ है। तो विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं वो क्या कर रही है? देखो इस गोले को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो यही है हमारी क्या? भूमध्य रेखा। प्रमुख अक्षांश रेखाएं जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। ग्लोब या मानचित्र पर दिखाई जाने वाली अक्षांश रेखाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आता है विषुवत रेखा। यह शून्य अंश अक्षांश रेखा होती है। यह बृहत वृत्त होता है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। सूर्य की किरणें इस रेखा पर वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या होती हैं? इस रेखा पर पूरे साल लंबवत पड़ती हैं। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। कौन सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत अक्षांश रेखा। इसकी कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के कारण विषुवत वृत्त को भूमध्य रेखा भी, भू अर्थात पृथ्वी और मध्य माने बीच का, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नंबर 2 आता है आपका कर्क रेखा। यह 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के अक्ष के 23.1/2 अंश झुके होने के कारण वर्ष में एक बार यह 23.1/2 अंश उत्तरी अक्षांश सूर्य के सामने पड़ता है, अर्थात इस रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नंबर 3 पर आता है आपका मकर रेखा। यह 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के अच्छी झुकाव तथा परिक्रमण के कारण यह रेखा भी सूर्य के सम्मुख वर्ष में एक बार आती है, तब सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती हैं। अतः स्पष्ट है कि सूर्य कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। फिर आता है अंटार्कटिक वृत्त। यह 66.1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस रेखा पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। इस रेखा पर दिन की अवधि 24 घंटे होती है। आर्कटिक वृत्त पर क्या होती है? सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती हैं। कभी भी क्या होती हैं? लंबवत नहीं होती हैं। फिर आता है अंटार्कटिक वृत्त। यह 66.5 सही दक्षिणी अक्षांश रेखा है। यह अक्षांश रेखा पर भी सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त यह 90 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है। ग्लोब पर यह एक बिंदु से प्रदर्शित होती है। इस रेखा पर 6 माह का दिन तथा 6 माह की रात होती है। यह पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी सिरा है। उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और यह पृथ्वी के अक्ष का कौन सा सिरा है? उत्तरी सिरा। फिर आता दक्षिणी ध्रुव। यह 90 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ग्लोब पर यह एक बिंदु से प्रदर्शित होती है। इस रेखा पर 6 माह का दिन तथा 6 माह की रात होती है। यह पृथ्वी के अक्ष का दक्षिणी सिरा है। अब आते हैं देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। देशांतर रेखाएं धरातल पर किसी स्थान की अवस्थिति बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कार्य केवल अक्षांश रेखाओं से नहीं हो सकता, क्योंकि एक अक्षांश रेखा पर अनेक स्थान स्थित हो सकते हैं। इसलिए किसी स्थान की अवस्थिति का निर्धारण अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मिलन बिंदु से
होता है। दोनों रेखाएं जरूरी हैं, अक्षांश रेखा भी और देशांतर रेखा भी। जैसे दिल्ली 29 अंश उत्तरी अक्षांश और 77 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दिल्ली कहाँ स्थित है? 29 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो रेखाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? पूर्व। सामान्यतया पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक हैं, ये अर्धवृत्त होती हैं। हम सभी रेखा गणित के इस तथ्य से परिचित हैं कि एक बिंदु के चतुर्दिक अधिकतम 360 का कोण बन सकता है। इस प्रकार एक अंश के अंतर पर खींचने पर 360 रेखाएं बनती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, किंतु उनके मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः घटती है। उनकी दूरी क्या होती है? जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं आगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, तो इनकी दूरी क्या होती है? घट जाती है। प्रमुख देशांतर रेखाएं, प्रधान मध्याह्न रेखा यह शून्य अंश देशांतर रेखा होती है। यह ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। इसी रेखा से पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। यह रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में पश्चिमी तथा पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 180 देशांतर रेखा को केवल 180 अंश देशांतर रेखा कहा जाता है। इसके साथ पूर्वी एवं पश्चिमी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह रेखा की परिधि का निर्माण करती है। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 अंश देशांतर रेखा के समीप महासागरों से गुजरती हुई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कौन सी? जो महासागरों के पास से गुजरती है। और रेखा कैसी होती है? काल्पनिक। इसका प्रयोग सही तिथि की गणना के लिए जलयानों द्वारा किया जाता है। देशांतर एवं समय। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है या पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतएव प्रत्येक स्थान पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त अलग अलग समयों पर होता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। यह 24 घंटे में 360 या 1 घंटे में 15 अंश और 4 मिनट अर्थात एक घूम सकती है। ठीक है, 1 मिनट में कितने घूमती है? 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसी कारण प्रत्येक देशांतर पर स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर रहता है। किसी देश में समय की एकरूपता बनाने के लिए राष्ट्रीय मानक समय निर्धारण किया जाता है। भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा का समय है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा के समय से 5.5 घंटे आगे है। कुछ देशों का क्षेत्रीय विस्तार अधिक है, अतः वहाँ 1 से अधिक मानक समयों को अपनाया गया है। रूस में 11 मानक समय हैं। देशांतर एवं तिथि। संपूर्ण विश्व में एक समय पर एक तिथि नहीं होती है, बल्कि 2 तिथियां होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि देशांतर रेखा पूर्व की ओर 180 डिग्री तक चली जाए तो 180 × 4 बराबर 720 मिनट होते हैं, जो इसलिए कि 12 घंटे का समय बढ़ता है। यदि इसी तरह 0 से 180 पश्चिमी की ओर जाएं तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है, अर्थात देशांतर पर दोनों ओर 24 घंटे का अंतर होता है। यदि एक जहाज एशिया से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सोमवार सायं 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर का समय रविवार का सायं 5 बजे होगा। ठीक इसके विपरीत यदि कोई जहाज संयुक्त राज्य अमेरिका में से एशिया की ओर आते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को रविवार सायं 5 बजे पार करता है तो इस ओर का समय सोमवार सायं 5 बजे होगा, अर्थात इस रेखा में पश्चिम में रविवार तथा पूर्व में सोमवार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।